वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा मेजरमेंट का छठवां लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉर्क इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के सही से ऑपरेशन के लिए उसमें तीन टॉर्क की जरूरत पड़ती है, जो होते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। और ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हो गया, MI हो गया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर हो गया। इनसे बनाए हुए सभी मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया। इन सभी के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए सही से रीडिंग दे, इसलिए तीन टॉर्क की जरूरत होगी। क्या बताया? डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क की। ठीक है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मान लो एक स्केल है ये, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। एक पॉइंटर है, ये होगी यहाँ पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन, ये होगी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है, इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी बोलेंगे यदि पॉइंटर यहाँ तक आ जाए तो। ये होगा पॉइंटर। तो पॉइंटर को अपनी इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करने के लिए, जब ये इनिशियल पोजीशन से आगे बढ़ाने के लिए जो टॉर्क लगेगा उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तब तक लगता रहेगा जब तक मीटर में करंट फ्लो होते रहेगी। करंट फ्लो होगी तो उसके कारण मीटर पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा। लेकिन क्या होता है कि जब सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो हम मान लो मीटर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो आई, 1 एम्पियर, तब भी क्या होगा, मीटर यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो जाएगा। पॉइंटर जब 2 एम्पियर की हो तब भी यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो जाएगा, 3 एम्पियर की हो तो भी यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो 5 एम्पियर की हो तो भी यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब करंट की किसी भी वैल्यू के लिए मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन को शो करेगा, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन इस कंडीशन को हटाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? कंट्रोलिंग टॉर्क की, ताकि मीटर का जो पॉइंटर वो इतना ही डिफ्लेक्ट हो जितने की उसमें करंट फ्लो हो। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग फोर्स या कंट्रोलिंग टॉर्क। अभी हमने देखा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जब भी पॉइंटर को करंट फ्लो होंगी मीटर में या मीटर की कॉइल में तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, जिसके कारण जो मीटर का पॉइंटर है वो जीरो से यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के लिए डिफ्लेक्ट होगा। तो इसे स्टॉप करने के लिए, मतलब जिस भी वैल्यू का हमें मेजरमेंट करना है फाइनल वैल्यू पे स्टॉप करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आई की वैल्यू 2 एम्पियर है। जब हम 2 एम्पियर का मेजरमेंट करेंगे तो हम चाहेंगे कि पॉइंटर 2 एम्पियर पे आके स्टॉप हो जाए। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को 2 एम्पियर पर लाके स्टॉप करने के लिए इसके अपोजिट एक टॉर्क की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, TC। तो जो फाइनल पोजीशन होगी, जो फाइनल वैल्यू होगी उस पर पॉइंटर की फाइनल पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन। तो उस टाइम पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इक्वल हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क के। और कंट्रोलिंग टॉर्क एक और कार्य करता है, जब भी मीटर को सप्लाई से हटाया जाता है या तो सप्लाई कट हो जाती है तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, TC, वो मीटर को इनिशियल पोजीशन पे, पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन पे वापस ला देता है। तो ये हो जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क को हम दो टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल और दूसरा होता है स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है तो अभी मीटर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मेगा, फ्रीक्वेंसी मीटर और फ्लक्स मीटर। तो इनमें कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम मीटर को पढ़ेंगे तब समझ लेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत इसमें क्यों नहीं पड़ती है। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसमें फर्स्ट है ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर के साथ वर्टिकली एक वेट को लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल वेट। और ये बैलेंस वेट, जो बैलेंस वेट होता है वो एक अलग होता है, इसको भी समझ लेते हैं बैलेंस वेट क्या होता है। जो पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ होता है तो ये फ्री मूव होने के लिए पॉइंटेड होता है, मतलब एकदम बैलेंस पोजीशन में होता है। पॉइंटर का कुछ ना कुछ वेट होगा, इस पॉइंटर कोई वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस वेट लगाया जाता है। या तो पॉइंटर का वेट होगा या कभी इसके साथ कोई मैकेनिज्म इधर जुड़े, उसके वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ बैलेंस वेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल के लिए यहाँ पे एक वेट लगा दिया है, जब पॉइंटर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव करेगा, ठीक है, तो जो वेट है ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। इस पे ग्रेविटी के कारण यहाँ पे एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, और यहाँ पॉइंटर पर इस ओर। तो ये तो हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा, ये हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क। तो जो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो ग्रेविटी के कारण होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटी कंट्रोल। इसमें कुछ फायदे हैं ग्रेविटी कंट्रोल के, ये लेस कॉस्टली होता है,
इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, टेम्परेचर हो या मैग्नेटिक फील्ड हो मीटर का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका डिसएडवांटेज भी है कि जब भी मीटर से मेजरमेंट करना होगा तो मीटर को वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा, वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा, और ये पोर्टेबल नहीं होगा, मतलब कहीं भी लाने या ले जाने के लिए इसको इजीली नहीं लाया जा सकता है। ये हो गया ग्रेविटी कंट्रोल। इसके बाद हम देखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल। और जो स्प्रिंग कंट्रोल होता है उसमें हम दो टाइप की स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। एक होता है हेलिकेन, हेलिकेन स्प्रिंग बोले तो ऐसी स्प्रिंग, दूसरी होता है स्पाइरल, स्पाइरल बोले तो ऐसी ऐसी, जो कि डायग्राम में दिखाया है, ये स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, तो जो स्प्रिंग होती है वो स्पिंडल के साथ में, जो स्पिंडल फ्रीली मूव होने के लिए होता है उसके साथ में अटैच्ड होती है। एक साइड से स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स होती है। जब पॉइंटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्प्रिंग ऐसे करके रोटेट होगी, उससे वो टाइट हो जाएगी और उस पर एक फोर्स लगाएगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो स्प्रिंग अपने पे लगे हुए फोर्स को अपोज करेगी और उसको पॉइंटर को वापस से जीरो पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। इधर जो हुआ था उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो जहाँ जो स्प्रिंग लगी हुई होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये स्प्रिंग की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे अब हम। प्रॉपर्टी से पहले हम ये देखेंगे कि जो स्प्रिंग होती है उसके द्वारा जो लगाया गया कंट्रोलिंग टॉर्क है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थीटा क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, मान लो 90 है तो ये जो एंगल हो गया, जब थीटा यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर, उसके एंगल को बोलते हैं थीटा। मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग फोर्स भी होगा, ये इसके बीच में रिलेशन होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग एंगल। और जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा तो पता चला कि स्प्रिंग ऐसे करके खुल गई, मतलब उसमें कोई फोर्स ही नहीं रहा, तो इसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल की नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल की नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक फील्ड होता है अपने मीटर में, वो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैग्नेटिक मटेरियल की नहीं होना चाहिए। और ये कंडक्टिंग मटेरियल की होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल की इसलिए होना चाहिए, कुछ मीटर होते हैं जैसे पीएमएमसी हो गया, तो उसमें करंट को मूविंग पार्ट में देने के लिए स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है, इसलिए कंडक्टिंग मटेरियल की होना चाहिए। और जो स्प्रिंग होती है वो नॉर्मली बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की, इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि ये लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल, और ये हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स और डैम्पिंग टॉर्क। तो मीटर में क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, मान लो कि हम करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं और करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर, जब हम 3 एम्पियर का मेजरमेंट करेंगे तो पॉइंटर पे जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा तो 3 तक तो मेजर करेगा, लेकिन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण क्या होगा कि जो मीटर है थोड़ा आगे तक डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और सेम टाइम पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, टीसी। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण क्या होगा कि मीटर थोड़ा इस साइड में रिफ्लेक्ट होगा, तो ये फाइनल पोजीशन पे डायरेक्ट ना जाके यहाँ पे थोड़ा सा ऑसिलेट होगा, मतलब ऐसे इधर उधर होके ऑसिलेट होगा, जिससे कि हमें फाइनल वैल्यू जल्दी से नहीं मिलेगी, हमें इसके लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। इस कंडीशन को हटाने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं। जो डैम्पिंग टॉर्क है वो मीटर के पॉइंटर के ऑसिलेशन को जल्दी से हटाकर फाइनल वैल्यू को शो करवाता है जल्दी से जल्दी। तो ये कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप से होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है और एडी करंट डैम्पिंग होती है। ठीक है, तो ये तीनों डैम्पिंग को हम आगे देखते हैं डिटेल में। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरह ही होती है, इसमें जो एयर की जगह फ्लूइड और फ्लूइड की जगह एयर होता है, दोनों डैम्पिंग में ये डिफरेंस होता है। जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के में जो फ्लूइड होगा वो हाई विस्कस होगा, हाई विस्कस मतलब गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी हाई होगी, जैसे शहद ले सकते हैं, कोई भी ऑयल होगा। तो इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल होता है जो पॉइंटर के साथ कनेक्ट होता है वो हाई विस्कस फ्लूइड में एक डिस्क के साथ जुड़ा होता है, जब ये रोटेट करेगा पॉइंटर हमारा तो उसके साथ में फ्लूइड में डिस्क भी रोटेट करेगी, इसके कारण क्या होगा कि एक फोर्स आएगा और वो फाइनल पोजीशन को जल्दी से जल्दी अप्रोच कर लेगा और इसमें ऑसिलेशन नहीं होगा। सेकेंड डायग्राम भी कुछ इस टाइप से ही है, एक फ्लूइड है हाई विस्कस, उसमें वेन्स लगे हुए हैं, स्पिंडल है जो पॉइंटर से कनेक्टेड है, जब पॉइंटर मूव करेगा तो उसके कारण एक फ्रिक्शन के कारण, जो फ्लूइड के फ्रिक्शन के कारण एक फोर्स आएगा जिसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, और वो पॉइंटर को जल्दी से जल्दी स्टेबल कर देगा फाइनल पोजीशन पे, इस टाइप से हमें रीडिंग जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो फ्लूइड फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में, और जिस भी इंस्ट्रूमेंट में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ होगा उसको हमें क्लीन करना होगा,
उसका मेंटेनेंस करना होगा। साथ में जब भी मेजरमेंट लें तो इसको एक वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा। ठीक है, तो कुछ इसके डिसएडवांटेज है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है वो भी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरह होती है, सिर्फ इसमें चेंज क्या होता है, जो फ्लूइड होता है उसकी जगह पे यहाँ पर एयर होती है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में एक चेंबर होता है, एक चेंबर है एयर का, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम इसलिए क्योंकि वो लाइट वेट होता है। जब भी पॉइंटर मूव करेगा उसके बाद में जो ये पिस्टन है ये ऐसा आगे के पीछे करके मूव करेगा। ठीक है, इसके कारण जो पॉइंटर है स्केल पर ऑसिलेशन जल्दी से जल्दी रुक जाएगा और ये फाइनल वैल्यू को शो करेगा एयर के फ्रिक्शन के कारण। तो ये हो गया एक टाइप एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का। और जो दूसरा टाइप है उसमें यहाँ दिख रहा है कि एक वेन लगी हुई होती है। ठीक है, तो जो वेन होती है ये जब भी पॉइंटर मूव करेगा उसके साथ ये मूव होगी और उस पर एयर का फ्रिक्शन लगेगा और ये फाइनल पोजीशन को जल्दी से जल्दी अचीव कर लेगा। अभी हमने बैलेंस जो वेट है उसका कॉन्सेप्ट देखा, तो इस डायग्राम में हम समझेंगे कि ये पॉइंटर है और ये पॉइंटर के वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ छोटा सा वेट लगा हुआ होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो ये मैकेनिज्म है इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ एक वेट लगा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पे जिन मीटर में लो मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे एम आई द मूविंग आयरन, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर, मेगर, या फिर पावर फैक्टर मीटर। ये सब मीटर में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ करेंगे। एडी करंट एंड डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग क्या होती है, ये एक डैम्पिंग डिस्क लगी होती है। ठीक है, ये कोई भी मेटल की डिस्क है, तो जो डैम्पिंग डिस्क होती है ये पॉइंटर के साथ या स्पिंडल के साथ कनेक्टेड होती है और ये रोटेट करती है। तो इसके पास में हम एक डैम्पिंग मैग्नेट को लगा देते हैं। ठीक है, इस मैग्नेट के कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके कारण यहाँ एडी करंट फ्लो होगा और एडी करंट फ्लो इसके रोटेशन का अपोज करेगा और ये जल्दी से जल्दी फाइनल पोजीशन पे रुक जाएगी। ये होता है एडी करंट डैम्पिंग। इसी का सेकंड मैकेनिज्म ये देखते हैं कि जो डिस्क है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर रोटेट कराते हैं, जिसके कारण कि इसमें एक एडी करंट आ जाएगा और एडी करंट इसके रोटेशन का अपोज करेगा और ये जल्दी से जल्दी फाइनल पोजीशन तक स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये इस टाइप का मैकेनिज्म हम एनर्जी मीटर में देखा है। ठीक है, और जो एडी करंट डैम्पिंग है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कि जो भी मीटर में हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। यदि हम इस इफेक्ट के हिसाब से यदि तीनों प्रकार की डैम्पिंग को देखें तो जो एडी करंट डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स होता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी डैम्प होता है। उसके बाद आता है फ्लूइड फ्रिक्शन, सबसे लास्ट मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम फोर्स लगता है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो ये हो गया तीनों टाइप से डैम्पिंग। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट के, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तीनों टाइप के फोर्स। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।